बच्चों, आज के इस हिंदी की वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की वसंत भाग 3 की किताब से आज हम लोग पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए इसके शेष प्रश्नों को करेंगे। तो यहाँ पर पाठ 7 का हम लोगों ने पिछले वीडियो में पाठ की व्याख्या पूरा करने के साथ साथ हम लोगों ने एक प्रश्न का भी उत्तर लिखा था। प्रश्न था कि लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? तो इसके बारे में हम लोगों ने लिखा था। तो लेखक का विश्वास जो है जीवन मूल्यों में है, इसीलिए वो निराश नहीं होते हैं। और अब हम लोग इसका दूसरा प्रश्न करेंगे। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके विचार से, यहाँ पर तो इसमें हम लोग आपके विचार से के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे। आपके विचार से यानी कि आप क्या सोचते हैं, आपके विचार से। तो इस शीर्षक के अंतर्गत हम लोग जो है दूसरा प्रश्न करेंगे कि समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविज़न पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होंगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया हो। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम 2 घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। तो यहाँ पर ये बच्चों को करने के लिए दिया गया है। तो ये छात्र स्वयं से करेंगे और वो ऐसे समाचार एकत्रित करेंगे और कम से कम 2 घटनाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे, विचार लिखेंगे। और अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है कि लेखक ने अपने जीवन की 2 घटनाओं में रेलवे के टिकट बाबू और बस कंडक्टर की अच्छाई और ईमानदारी की बात बताई है। आप भी अपने या अपने किसी परिचित के साथ हुई किसी घटना के बारे में बताइए जिसमें किसी ने बिना किसी स्वार्थ के भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम लोगों ने लिखा है तो इसमें जो है दूसरा प्रश्न एकत्रित करना है समाचार, और तीसरा प्रश्न जो है इसे छात्र स्वयं से करेंगे। किसी परिचित से ऐसे जो है घटना के बारे में बताइए और जिसने भलाई, ईमानदारी और अच्छाई के कार्य किए हों। और अब यहाँ पर जो है पर्दाफाश शीर्षक के अंतर्गत हम लोग पहला प्रश्न करेंगे कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार कीजिए। तो दोषों का यहाँ पे पर्दाफाश शीर्षक के अंतर्गत जो है पहला प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें सभी प्रश्न आपके विचार से में बच्चे खुद अपने विचार व्यक्त करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे पर्दाफाश शीर्षक के अंतर्गत उत्तर 1 लिखेंगे कि दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा रूप ले सकता है। तो दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है, जब आचरण के गलत पक्ष को
उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है। उसमें रस लिया जाता है। और दोषोद्घाटन को यानी कि दोषों को जो है बताने के लिए, दोषों को उजागर करने के लिए दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है दोषों का पर्दाफाश करना तब बुरा रूप ले लेता है जब उससे लोग मनोरंजन करने लगते हैं, उसके गलत पक्ष को लोगों के सामने बढ़ा चढ़ा कर रखने लगते हैं और उनका एकमात्र कर्तव्य हो जाता है दोषों के बारे में बात करना, दोषों को उजागर करना। तो इस तरह से ये बुरा रूप ले लेता है। और कुछ लोगों की आदत होती है कि वो इसी कार्य में ज़्यादा रुचि रखते हैं, दूसरों की कमियां निकालने में, दूसरों के दोषों को खोजने में, और उनकी अच्छाइयाँ उनको नहीं दिखाई देती हैं। तो अब इसमें जो दूसरा प्रश्न है कि आजकल के बहुत से समाचार पत्र, यहाँ पर आजकल के बहुत से समाचार पत्र या समाचार चैनल दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इस प्रकार के समाचारों और कार्यक्रमों की सार्थकता पर तर्क सहित विचार लिखिए। तो यहाँ पर जो है ये सही है या गलत है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं, इसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना है। तो यहाँ पर जो है आजकल के बहुत सारे समाचार पत्र दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उत्तर 2 पर्दाफाश के अंतर्गत। इसका उत्तर बच्चे स्वयं से भी लिख सकते हैं। आजकल के बहुत सारे समाचार पत्र दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। दोषों का पर्दाफाश कर रहे हैं। इससे प्रमाणित होता है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, आजकल अधिकांश कार्यक्रमों में चोरी, डकैती, लूट, हत्या आदि के कार्यक्रम दिखाए जाते हैं। आजकल अधिकांश कार्यक्रमों में चोरी, डकैती, लूटपाट, हत्या
लूटपाट, हत्या आदि दिखाए जाते हैं। और समाचार पत्रों में भी ऐसे ही घटनाओं का ज़्यादातर वर्णन होता है। और कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को सही जानकारी देते हैं। वहीं कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को सही जानकारी देते हैं, जिससे लोगों को लाभ मिलता है। उसके बारे में उनको सही जानकारी मिलती है और उसके बारे में वे जानते हैं और सतर्क हो जाते हैं, और इसका लाभ उनको मिलता है जो सही जानकारी देते हैं। और कुछ तो ऐसे मनोरंजक कार्यक्रम भी होते हैं जिसमें कि परिवार में केवल जो है एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और झगड़ा विवाद, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन जो है समाचार पत्रों में भी इस तरह की घटनाओं का बहुत ज़्यादा वर्णन होता है। चोरी, डकैती, लूटपाट, इसके बारे में जो है समाचार ज़्यादा होते हैं। तो ये जो है लोगों में ऐसे गुणों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे दोषों को जो कि गलत मार्ग पर जाने का रास्ता बताते हैं। तो इनको जो है कम करना चाहिए। और अब है कारण बताइए। और कारण बताइए में जो है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के संभावित परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। जैसे ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम भ्रष्टाचार बढ़ेगा। और यहाँ पर पहला दिया हुआ है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो यहाँ पर झूठ का जो है बोलबाला होगा, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, और जो है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। तो यहाँ पे हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम। तो इस तरह से यहाँ पर इसका कारण बताना है और कारण बताकर कि ऐसा होने से क्या होगा। तो इसमें जो है हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा होने से किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें जो है हम लोग इसमें देखेंगे कारण बताइए में कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, परिणाम इसका होगा भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कारण बताइए में पहले प्रश्न का। और पर्दाफाश में हम लोगों ने ये लिख लिया। और अब हम लोग यहाँ पर कारण बताने वाले में
उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है हम लोग हेडिंग डालेंगे कारण बताइए। कारण बताइए। यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो इसमें जो है हम लोग सबसे पहले लिखेंगे उत्तर 1 और इसमें हम लोग लिखेंगे पहले का उत्तर लिखेंगे पहला कि सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। तो यहाँ पर जो है इसका परिणाम यह होगा कि झूठ का बोलबाला बढ़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि झूठ का बोलबाला बढ़ेगा। झूठ का बोलबाला बढ़ेगा और लोगों की सच्चाई और ईमानदारी के प्रति और लोगों की सच्चाई और ईमानदारी के प्रति वफादारी कम होगी। और लोगों की सच्चाई और ईमानदारी के प्रति वफादारी कम होगी। लोगों की सच्चाई और ईमानदारी के प्रति वफादारी कम होगी। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होगा। भ्रष्टाचारियों का बोलबाला होगा। तो इस तरह से यहाँ पर इसका परिणाम ये है। और दूसरा है झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं, यानी कि झूठ और धोखे के सहारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, परिश्रम करने वाले पिस रहे हैं। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ पे हम लोग दूसरे का लिखेंगे, ये पहले का था। कि इसका परिणाम यह हुआ है कि बेईमान, इसका परिणाम यह हुआ है कि बेईमान झूठे ऐसा करेंगे उनकी प्रसिद्धि होगी। बेईमान और झूठे ऐसा करेंगे कि उनकी प्रसिद्धि होगी। ऐसा करेंगे कि उनकी प्रसिद्धि होगी। उनकी प्रसिद्धि होगी और ईमानदार भूखे मरेंगे। और ईमानदार भूखे मरेंगे। और इसी तरह से हम लोग तीसरे का लिखेंगे कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुड़ी कम। तो ऐसा सोचने का क्या परिणाम होगा? तो यहाँ पे हम लोग तीसरे का लिखेंगे कि हम लोगों के दोष ज़्यादा और गुण कम देखते हैं। हम लोगों के
हम लोगों के दोष ज़्यादा और दुख के दोष ज़्यादा और गुण कम देखते हैं। हम लोगों के दोष ज़्यादा और गुण कम देखते हैं। जैसे काजल ज़्यादा फैलती है, गुणों की चर्चा कम होती है। गुणों के बारे में लोग कम बात करते हैं। गुणों की चर्चा कम होती है। गुणों के बारे में लोग कम बात करते हैं, उस पर उनका ध्यान अधिक नहीं जाता है। तो गुणों की चर्चा कम होती है और इससे लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाता है। इससे लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाता है। इससे लोगों का एक दूसरे पर से विश्वास उठ जाता है। तो ये जो है परिणाम इसका होता है इन सब चीज़ों का जो लोग करते हैं। अब है दो लेखक और बस यात्रा। इसमें जो है यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने इस लेख में एक बस की यात्रा के बारे में पढ़ा। तो एक पाठ था यहाँ पर बस की यात्रा, तो उसके बारे में लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें जो है ये कहा गया है कि इससे पहले भी आप एक बस यात्रा के बारे में पढ़ चुके हैं और इस पाठ में भी एक बस यात्रा का वर्णन आया है। तो यदि दोनों बस यात्राओं के लेखक आपस में मिलते तो एक दूसरे को कौन कौन सी बातें बताते। अपनी कल्पना से उनकी बातचीत लिखिए। तो ये जो है दोनों लेखक अगर मिल जाते तो दोनों अपने अपने अनुभव बताते। तो इससे पहले पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा अपनी बस यात्रा का वर्णन किया गया है, जिसमें बस खराब होने के कारण वे समय पर गंतव्य तक पहुंचने की आशा छोड़ देते हैं और इस यात्रा करते समय रास्ते में बस कई जगह ख़राब होती है और पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और जो है लाइट ख़राब हो जाती है और बस जो है रेंग कर चलती है और फिर भी किसी तरह से वे पहुंच जाते हैं। और इस पाठ में लेखक यात्रा करते समय कुछ नया एवं अलग अनुभव करता है। ये दोनों लेखक जो है जब मिलते तो बातें करते होंगे। पहली बस यात्रा के लेखक कहते होंगे कि अरे भाई, हमारी बस तो पहले से ही खटारा लग रही थी, तुम्हारी बस में क्या खराबी हो गई। तो दूसरी बस यात्रा का लेखक कहेंगे कि हमारी बस भी पूरी खटारा है, अब सुनसान जगह पर आकर बिल्कुल ही ख़राब हो गई है। पहली बस यात्रा का लेखक कहेंगे कि हमारी बस का ड्राइवर काफ़ी बुद्धिमान है और उसने पेट्रोल टंकी में छेद होने पर नए तरीके से इंजन में पेट्रोल पहुंचाने की व्यवस्था की है। वो बाल्टी में पेट्रोल लेकर पाइप से उसमें डालता है, जैसे बच्चे को बोतल से दूध पिलाते हैं। दूसरी बस यात्रा का लेखक कहता कि हमारी बस का कंडक्टर काफ़ी भला और बुद्धिमान भी है। वह मेरी बस खराब होने पर साइकिल से बस अड्डे जाकर नई बस ले आया और बच्चों के लिए दूध और पानी भी ले आया। तो इस तरह से ये दोनों ही लेखक अगर मिलते तो वो आपस में और भी तरह तरह की बातें कर सकते थे, अपने अनुभव साझा कर सकते थे। तो इस तरह से ये इसके बारे में बच्चों को खुद से लिखना है और वो सोचेंगे इसके बारे में कि वो दोनों क्या बात करते। अब है सार्थक शीर्षक। सार्थक शीर्षक के अंतर्गत यहाँ पर लेखक ने पहला जो प्रश्न दिया है उसमें लेखक ने लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए क्यों रखा होगा। क्या आप इससे भी बेहतर शीर्षक सुझा सकते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर ये
बताना है कि क्या इससे भी अच्छा शीर्षक हो सकता है। तो लेखक ने इस लेख का शीर्षक क्या निराश हुआ जाए इसलिए रखा होगा क्योंकि लेखक अपनी जीवन में घटी 2 घटनाओं से बहुत प्रभावित है और उनका मानना है कि दुनिया में अभी तक अच्छाई और जो है श्रेष्ठता है, इसलिए निराश होने की अवस्था नहीं है। इसका दूसरा शीर्षक भी हो सकता है जीवन की सार्थकता, या और भी कुछ हो सकता है। मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, इसलिए ही रखा है कि मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए। समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, चोरी, डकैती बढ़ रहे हैं, तो समाज में अच्छे काम को करने वालों की संख्या कम नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी बच्चे खुद से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी बच्चों की अपनी अपनी सोच है, वो अपने तरीके से उसे समझेंगे और ऐसा क्यों हुआ होगा वो इसका उत्तर लिखेंगे। और समाज में जो अच्छे काम करने वालों की भी संख्या कम नहीं है, और इसीलिए समाज में आज भी अच्छाई बनी हुई है। और जैसे कि बस के 2 कंडक्टर के उदाहरण को देखें, जिनके सहारे समाज की मानवता कभी मिट नहीं सकती, और हम इसका अन्य शीर्षक दे सकते हैं आशावादी दृष्टिकोण। तो इस तरह से यहाँ पर कोई सार्थक शीर्षक जो है लिखना है, तो ये खुद से सोचना है इसके लिए। और अब यहाँ पर जो दूसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, और उस प्रश्न के बारे में हम लोग यहाँ पर करेंगे कि यदि क्या निराश हुआ जाए के बाद कोई विराम चिन्ह लगाने के लिए कहा जाए तो आप दिए गए चिन्हों में से कौन सा चिन्ह लगाएंगे? अपने चुनाव का कारण बताइए। तो यहाँ पे तो अल्प विराम दिया हुआ है, पूर्ण विराम दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है, प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, और यहाँ पे योजक चिन्ह दिया हुआ है, और उसके आगे बात को न कह के यहाँ पर बिंदु बनाया गया है कि ये और भी आगे हो सकता है। तो आदर्शों की बातें करना तो बहुत आसान है, पर उन पर चलना बहुत कठिन है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या निराश हुआ जाए, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह कवि सही प्रश्न पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ कवि ने प्रश्नात्मक लहजे में शीर्षक का नाम रखा है और तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका अप्रत्यक्ष अर्थ निकलता है कि वर्तमान युग में भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सही है, क्योंकि आदर्शों पर चलने की बात का कहना आसान है, पर उच्च आदर्शों पर चलना कठिन है। यह कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि उपदेश देना आसान है, जबकि उन आदर्शों पर खरा उतरना कठिन है। सही आदर्शों पर चलना कष्टों और बाधाओं को बुलावा देना है, लेकिन कुछ अच्छा पाने के लिए कष्ट झेलने ही पड़ते हैं। आदर्शों पर चलकर ही हम ईमानदार बन सकते हैं और समाज में फैली हुई बुराइयों के बीच रहते हुए भी जीवन जीने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो आवश्यक होता है। सपनों का भारत। हमारे महान अब हम लोग यहाँ पर सपनों का भारत शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर सार्थक शीर्षक में सभी प्रश्न जो है वो बच्चों को खुद से करना है, समझा दिया गया है, इसे वो खुद से करेंगे। और यहाँ पे जो है सपनों के भारत के अंतर्गत लिखा है कि हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। प्रश्न 1 यहाँ पे पूछा गया है कि आपके विचार से हमारे महान विद्वानों ने किस तरह के भारत के सपने देखे थे, लिखिए। और इसमें दूसरा प्रश्न है कि आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, लिखिए। तो यहाँ पर वो किस तरह के जो है सपनों को देखा था और उसमें जो है कैसा भारत होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे मनीषियों ने एक ऐसे भारत की कल्पना की थी जिसमें सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे और सभी एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे तथा मानव के उद्धार के लिए कार्य करेंगे, विकास के लिए कार्य करेंगे और सभी एक दूसरे के भलाई के लिए सोचेंगे। तो ऐसा भारत जो है महान जो व्यक्ति हुए थे उनके सपनों का भारत होगा। तो इस तरह से यहाँ पर
इसका जो है उत्तर लिखना है सपनों का भारत शीर्षक के अंतर्गत। और आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, इसे खुद से लिखेंगे। हमारे सपनों के भारत में सभी को स्वतंत्रता समानता का अधिकार होगा, जो कि है भी, और सभी एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे और किसी का किसी से बैर नहीं होगा, दुश्मनी नहीं होगी, और एक दूसरे का आदर सम्मान करेंगे और रक्षा करेंगे अपने देश की। तो हमारे देश का भारत ऐसा होगा। तो इस तरह से ये बच्चे इसमें खुद भी इसे कर सकते हैं। और इसमें जो अगला प्रश्न आया है वो है भाषा की बात से। तो भाषा की बात में यहाँ पर प्रश्न जो दिया गया है उसमें द्वंद्व समास के जो है 12 उदाहरण ढूंढ कर लिखिए और पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाओं के उदाहरण खोज कर लिखिए। तो संज्ञा सभी बच्चे पढ़े हैं पहले से, और यहाँ पर दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। और समास के बारे में यहाँ पे दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। समास का एक प्रकार है द्वंद्व समास। तो सबसे पहले जो है इस पाठ में अभी तक हम लोगों ने यहाँ पर सपनों का भारत शीर्षक के अंतर्गत प्रश्नों को समझा है और इसके बारे में बताया गया है। और भाषा की बात में समास के बारे में बताया जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे और भाषा की बात के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में पूरा करेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।